बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बायोलॉजी में, और उनको क्योंकि बायोलॉजी जो स्टार्ट होता है वो 2 वर्ड से स्टार्ट होता है। बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, और लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चों से ही हमारा भविष्य तय होता है। तो आज हम भारत माता के सपूत बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बैठे हुए हैं हीरा पब्लिक स्कूल समलखा न्यू दिल्ली में। इसके साथ ही अब मैं आस्था जी से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो लीगल एक्सपर्ट हैं, तो हमारे बच्चों को कुछ कानूनी सलाह ना दें लेकिन लॉ के बारे में हमें बताएं। सर का बड़प्पन है, सर ने मुझे लीगल एक्सपर्ट बना दिया है। आई एम अ लीगल स्टूडेंट, आई एम इन 4th year of BA LLB and I am studying at विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। सो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता देती हूँ। इन 11th and 12th आई हैड साइंस. In 11th I had a combined stream. I had like physics, chemistry, maths and biology. So उसके बाद मैंने 12th में सिर्फ नॉन मेडिकल कर लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड इन 12th मेरे को ऐसा लगा कि दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर मी। लाइक जो भी साइंस की फील्ड थी, इट वाज नॉट फॉर मी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इंट्रीग्ड मी मोर देन न्यूटन्स लॉज। सो दैट्स वाई मैंने ये जो फील्ड थी उसको फ्लिप कर दिया। एंड देन देर इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि क्लैट का होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, UG, वो मैंने दिया फॉर क्लैट का एंट्रेंस। एंड देन आई गॉट इनटू विप्स। उसके बाद देर आर सम प्रॉब्लम्स एज वेल, क्योंकि साइंस फील्ड में जब हम होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, तो वी डोंट हैव टू राइट मच। हमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वाइल द लीगल फील्ड, द लॉ इज़ वेरी सब्जेक्टिव। इसमें आपको बहुत कुछ लिखना होता है, बहुत कुछ क्रिटिकल एनालिसिस भी होता है, एंड उसके रिगार्डिंग देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल. बट I like this field and I guess this is my passion now, so that's why I'm following it. Now about the careers in law. सबसे पहले law का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? Black and white, the uniform and mostly के दिमाग में तारीख पे तारीख चल रहा होगा. So सबसे पहले मैं बता दूँ, ऐसा कोर्ट में कुछ भी नहीं होता. I have been to district courts as well and high court as well. तो वहाँ पे ऐसा तारीख पे तारीख वाला कुछ नहीं होता है. They all argue on the basis of the facts only. तो सबसे पहले लॉ का करियर लिटिगेशन ही होता है. लिटिगेशन इज़ बेसिकली जो कोर्ट रूम में हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिबेट्स करते हैं. तो अब इस वाले फील्ड के कुछ प्रोज होते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, तुम्हारी स्किल डेवलपमेंट होती है, स्पीच की स्किल्स भी डेवलप होती हैं, एंड देन यू गेट टू नो लॉ इज़ अ वेरी डायनामिक फील्ड. अभी 3 जो क्रिमिनल लॉज थे हमारे चेंज हो गए. तो लॉ का फील्ड बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है, तुम्हें हर टाइम स्टडी करना पड़ता रहेगा और बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए. उसके बाद कॉन्स हैं कुछ लिटिगेशन फील्ड के कि भाई ये बहुत अनस्टेबल है. एंड बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर क्या होता है कि जब तुम्हारे फैमिली में से तुम पहले लॉयर बनते हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड लॉ फील्ड्स हैं, लॉ फर्म्स हैं जो ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन चलती आ रही हैं. उनके सामने थोड़ा सा तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन या एक तरह से प्रेजुडिस फेस करना पड़ेगा एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर. तो दैट्स अ कॉन ऑफ दिस लिटिगेशन फील्ड. काफ़ी अनस्टेबल रहेगा शुरू में, बिकॉज यू हैव टू प्रूव योर स्किल्स फर्स्ट. ऐसे ही बिकॉज कोर्ट में जाओगे तो बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, तो हाउ विल अ क्लाइंट चूज़ कि कौन से लॉयर के पास जाएं? वो तो उसी के पास जाएंगे ना जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है. तो इसीलिए थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी और थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है. बट देन अगेन इट इज़ वेरी अमेजिंग फील्ड एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है. लिटिगेशन नहीं करना है एंड यू वांट अ स्टेबल थिंग, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं. APO होता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर. उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, सीधा LLB डिग्री के बाद एग्ज़ाम्स हो जाते हैं. देन देर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ कोर्सेज एज वेल. पहले BA LLB होता है, BBA LLB होता है, एंड देन BA plus LLB होता है. BA LLB, BBA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स है. यू नीड 5 years ऑफ कॉलेज.
तुम्हारा BA और LLB भी इट विल बी एन इंटीग्रेटेड डिग्री. देन BA प्लस LLB, पहले BA 3 ईयर का BA और एनी ग्रेजुएशन, देन LLB 3 ईयर कोर्स. एंड देर आर वेरियस यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग द कोर्स. हमारा DU हो गया, then we have IP University as well. Some NLUs also offer this course, LLB 3 year course. Mostly अब integrated course चल रहा है 5 year का, जो कि सारे NLUs और सारे law colleges offer कर रहे हैं. Because obviously तुम्हारा 1 साल बचता है. Then LLB के बाद, पहले LLB के बाद फर्स्ट लिटिगेशन, सेकंड इज़ गवर्नमेंट एग्जाम्स. गवर्नमेंट एग्जाम्स में PP का भी एग्ज़ाम होता है. PP इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इफ़ यू वांट टू गो इन द लिटिगेशन फील्ड में जाना है, करना आर्ग्यूमेंट है, पर एक स्टेबल तुम्हें प्रोफेशन चाहिए, तो इट्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक पर्सन होता है जो हमारा स्टेट होता है. जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो इट इज़ कंसिडर्ड कि ये वो स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है. तो जो स्टेट को उसमें रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो इसके लिए 7 साल की प्रैक्टिस इन लिटिगेशन, देन एक टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे वी गेट इनटू द एज एन APP, assistant public prosecutor, and then promoted to PP, which is public prosecutor. Then RBI में grade B legal officers, basically हर जो भी ministries हो गई, हर department हो गया, उसमें हर जगह legal officers या फिर managers चाहिए होते हैं. तो every department has its own exam. RBI का exam हो गया, SEBI का exam हो गया, IBPS का exam हो गया. There are a lot of fields and scopes and departments, and हर department में एक legal officer चाहिए ही चाहिए होता है. एक लीगल ऑफिसर भी नहीं, दे हैव अ टीम ऑफ विच एवर इज नीडेड. देन हमारे जनरल गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, UPSC, SSC, CGL, SBI, PO, जो भी हमारे जनरल एग्जाम्स हो गए, वो तो सबके पास ऑप्शन होता ही है आफ्टर देयर ग्रेजुएशन. जुडिशियल सर्विसेज भी होती हैं. 2 टाइप की जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, लोअर जुडिशियल सर्विसेज एंड हायर जुडिशियल सर्विसेज. तो लोअर जुडिशियल सर्विसेज में यू हैव कंप्लीटेड योर LLB, देन एडवोकेट की डिग्री फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यू हैव टू टेक अनदर टेस्ट, देन यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग द लोअर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स. फॉर हायर जुडिशियल सर्विसेज लाइक ADJ हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, या हाई कोर्ट में जज हो गए, उसके लिए पहले 7 साल की प्रैक्टिस इन एनी court, district court, yeah, whichever court, and then the exam is conducted. Then you are eligible for the exam. There are other options. Law firm में हो गया. Law firm basically hire people as legal interns, as lawyers, as their associates, then researchers. They want analysts as well. Legal outsourcing के लिए भी उनको लोग चाहिए. Then इनका काम क्या होता है, analyst का काम क्या होता है? In every law there is a loophole. Loophole समझते हो ना? कुछ ना कुछ कहीं पे तुम्हें पॉइंट कुछ मिल जाएगा ऐसा कि यू कैन डिफेंड योर क्लाइंट, या फिर तुम उसको, किसी ने कुछ कर दिया या तुम्हें उसको बचाना है, या किसी को कोई फंस रहा है और तुम्हें उसको बचाना है, तो वो सिर्फ लॉ के लूप होल्स के थ्रू हो सकता है. एनालिस्ट क्या करते हैं, उन लूप होल्स को निकालते हैं. देन रिसर्च वर्क हो गया, जर्नलिज्म हो गया. देर आर वेरियस वेबसाइट्स लीगल फील्ड में जो काम करती हैं, जहाँ पर जो लॉज, जो न्यूज़ चल रही है आजकल, उसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या है वो बताना, दैट इज़ लीगल जर्नलिज्म. देन राइटिंग, एकेडमिक्स, रिसर्च एंड ट्रेनिंग. एकेडमिक्स में जाना हो किसी को तो लॉ का ग्रेजुएशन इज़ LLB, देन लॉ का पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ LLM, एंड देन PhD, प्रोफेसर, associate professors at any university, private or public. Then आर्मी में भी एग्ज़ाम्स होते हैं. आर्मी में जुडिशियल ऑफिसर्स के एग्ज़ाम होते हैं. जो मेजर्स होते हैं वो वहाँ पर जो कोर्ट मार्शल बोलते हैं ना, कोर्ट मार्शल में भी एक जज होता है, वो JAG होता है हमारा, और उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो मेजर होता है, एंड देन उनका एग्ज़ाम करके वो जज बन जाते हैं. वो फॉर ओनली आर्मी या फिर मिलिट्री के पर्पसेस के लिए. देन LLM आउटसाइड इंडिया किसी को करनी है, इनसाइड अगर इंडिया में करनी है, दैट इज़ CLAT PG. और CLAT PG में भी क्या होता है, बेसिकली जो टॉप की 30-50 रैंक्स होती हैं, दे गो इनटू PSUs.
PSU इज़ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो हमारी गवर्नमेंट की ऐसी अंडरटेकिंग्स हैं जहाँ पर 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का है, वो PSU होती है. वहाँ पे भी दे नीड लीगल ऑफिसर्स एंड उनका जो सिलेक्शन होता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ CLAT PG. देन LLM आउटसाइड इंडिया अगर किसी को करनी है तो दे नीड लैंग्वेज कोर्सेज सच एज TOEFL एंड जो IELTS होता है उसका एग्ज़ाम होता है. टीचिंग के लिए द एग्ज़ाम इज़ NET UGC एंड JRF. सो देन क्लर्कशिप एग्जाम्स भी होता है जुडिशियल सर्विसेज में, जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, दे हैव एन ऑफिस. तो उस लॉ ऑफिस में जो क्लर्कशिप के एग्जाम्स होते हैं वो भी होते हैं. IBPS के क्लर्कशिप एग्जाम्स भी होते हैं. देन हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए लॉयर्स होते हैं, साइबर लॉयर्स होते हैं, हर फील्ड में लॉयर्स होते हैं. फैशन लॉ में भी लॉयर्स होते हैं. ठीक है, मीडिया में हर मीडिया हाउस के पास लीगल टीम होती है. हर स्कूल के पास इवन दे हैव लीगल एडवाइजर्स एंड लीगल जो कंसल्टेंट्स होते हैं. तो द लॉ फील्ड इज़ एवरीवेयर इन द सोसाइटी. तो जहाँ भी जिसको जैसे भी करना है वो लॉ के थ्रू जो भी होगा वहाँ पर वी नीड अ लीगल प्रोफेशनल. और अब सीधे तौर पर आप देख रहे होंगे कि हमारा पैनल भी बदल गया, क्योंकि स्कूल चल रहा है और हीरा पब्लिक स्कूल जो है वो एक तरह से अपने को, अपने बच्चों को साथ लेकर हीरे जैसा चमकना चाहता है. इसलिए इसके कुछ पदाधिकारी मीटिंग में चले गए, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है. आपके टीचर्स जो आपके साथ हैं और हमारे जो कंसल्टेंट या आप कहिए कि साइकोलॉजिस्ट और एक तरह से कहिए कि आपको पथ प्रदर्शन दिखाने में 40 साल के एक्सपीरियंस के भगवान श्री कृष्ण जी हमारे साथ बैठे हुए हैं. आप कोई भी प्रश्न आराम से पूछ सकते हैं. तो मैं सबसे पहले किसका हाथ उठ रहा है, आप अपना प्रश्न पूछें. जी बताएं. माई नेम इज़ विशेष कुमार. आई एम स्टूडेंट ऑफ 11th CC. मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे को फ़ौरन से LLB करनी है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? सो फ़ौरन से LLB करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक ग्रेजुएशन कोर्स, या तो आप फ़ौरन से करेंगे तो आप वहाँ से कर लीजिए, या फिर आप इंडिया से एक ग्रेजुएशन कोर्स कीजिए एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर LLB. जहाँ भी आपको यूनिवर्सिटी में जहाँ भी करना है. मोस्टली जो भी हम लोग अपना देखते हैं आफ्टर 12th, तो वी सी LLB इन इंडिया एज अ बेटर ऑप्शन एंड देन LLM आउटसाइड इंडिया इन एनी यूनिवर्सिटी, जो भी हमारी हार्वर्ड होगी, ऑक्सफोर्ड होगी, क्वींस हो गई, देन वी सी दैट. एंड उसमें भी वी सी कि जो UK का लॉ है दैट इज़ मोर सिमिलर टू इंडियन लॉ. और उसके बाद जो हमारा US का लॉ है, मोस्टली US या UK में ही देखते हैं. UK का जो लॉ है वो बहुत सिमिलर है इंडिया से, तो वी कंसीडर UK एज अ बेटर ऑप्शन. बट जो USA का है वो भी काफ़ी लोग ऑप्ट करते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट. देन उसके बाद व्हेन यू हैव डन योर LLB इन एनी कंट्री, यू हैव टू कम टू इंडिया. अगर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर तुम्हें इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, यू नीड बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन. उसके लिए यू हैव टू गिव 2 टेस्ट्स. देन एक तो तुम आउटसाइड इंडिया से आए हो तो उसके लिए एक टेस्ट, एंड देन द अदर टेस्ट इज़ फॉर द एडवोकेट साइन, जो लिखते हैं ना लोग एडवोकेट वट एवर नेम, जो हमारा वो होता है डेजिग्नेशन एडवोकेट की, वो फिर उस टेस्ट के बाद मिलती है एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इन इंडिया ओनली. Good morning, ma'am or sir. My name is Arpita. I am from class 11th. My stream is commerce, and actually my aim is to become CMA, but I have no idea what the procedure I have to clear and how many exams I have to clear. So please give me some suggestion. What do you think about CMA? CMA को लेके आपने क्या सोचा है बेटे? मीन्स तो एज जस्ट लाइक ए CA, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटे 12th क्लियर करनी पड़ेगी कॉमर्स से. देन आपको बेटे जैसे CPT है उसका फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा. देन उसके बाद बेटे आप उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो. Good morning everyone. Myself Lakshmi. I am from science stream and I want to ask that मेरे को civil services करना है, तो science stream से कैसे कर सकते हैं? मतलब कोई graduation किस field में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा?
आफ्टर देन 12th करने के बाद आपको ग्रेजुएशन किसी फील्ड से करना पड़ेगा, चाहे वो कॉमर्स फील्ड हो या वो साइंस फील्ड हो सकता है या वो आर्ट्स का फील्ड हो सकता है। किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन कर लें। ग्रेजुएशन करने के बाद आप 2 लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं सिविल सर्विसेज का, एक यूपीएससी का और दूसरा जो होता है आपका स्टेट लेवल का पीसीएस होता है, उसके लिए कर सकते हैं। और पीसीएस में भी आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। एक बार में आप 3 स्टेट्स का पीसीएस कंप्लीट कर सकते हैं और यूपीएससी जो कॉमन है, इंडिया लेवल की टेस्ट होती है, वो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे आफ्टर देन ग्रेजुएशन। उसके लिए आपको प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, जो आपको 6th लेवल से 10th तक आपका एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट होना चाहिए सिलेबस। उसके बाद आपका 11th 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आर्ट्स वाला पोर्शन। जनरल साइंस का भी पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन जिस फील्ड से कर रहे हैं वो फील्ड का आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, ऑनर्स वाला। उसके बाद आपको क्या करना है कि जनरल साइंस के अलावा जनरल नॉलेज पढ़नी है। जनरल नॉलेज का के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज को ले सकते हैं। आप डेली आप द हिंदू अखबार, उसको भी आप पढ़ सकते हैं स्टडी के लिए, और बहुत सारे पत्रिका का भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत हाई लेवल के कोचिंग सेंटर भी हमारे इंडिया में है, जैसे दृष्टि आईएएस है, बहुत सारे, वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अभी आपने बताया आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रीम सिलेक्शन तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हो कि आपने साइंस लिया है। अब आगे है कि आप यूपीएससी के लिए कैसे क्रैक करें। तो आप बीएससी करेंगे या 12th के बाद आप अपना कोई ऑनर सब्जेक्ट लेंगे या आप अपना स्ट्रीम चेंज करेंगे। चॉइस इज योर्स, आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। जर्नी किसकी इजी है किसकी टफ है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सर ने जो पॉइंट्स बताए वो वैलिड पॉइंट्स थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी जब स्टडी करेंगे तो आपका एक एरिया क्लियर होना चाहिए कि इस एरिया में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और इस एरिया के द्वारा मैं अपना गोल अचीव कर सकती हूँ। तो सबसे पहली बात आती है कि आप अपना गोल सेट करने के बाद कि आपने बीए किया, बीएससी किया, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाएं। 6 ऑनवर्ड नो डाउट कि आपका एनसीईआरटी की सारी बुक्स पे ध्यान दें। अभी आपका नेक्स्ट ईयर बोर्ड की क्लास का आएगा जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके पास अभी 11th क्लास है तो आप अभी ग्रेस पीरियड है आपके पास कि साइड बाय साइड कुछ क्लासेस को, अगर आपका एम यूपीएससी ही है तो आप 6th 7th 8th क्लासेस के सिलेबस को साइड बाय साइड अपनी स्टडी के साथ कवर कर सकते हैं, अपने नोट्स बना के रख सकते हैं। जहाँ तक जीके की बात है, जनरल नॉलेज आप लोग डेली ग्रैब करते रहें। एक अपनी ऐसी डायरी बना के रखें जिसमें आप मेन फोकस जिन पे हो रहा हो वो एरिया आप अपना लिखते चले जाएं। जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। आपका ज्योग्राफी का एरिया भी आएगा, इकोनॉमिक्स का भी आएगा, आपका पॉलिटिकल से भी रिलेटेड आएगा, हिस्ट्री से भी आएगा, तो सारे एरियाज़ कवर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप साइंस से पढ़े हैं तो आपको साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपना बेसिक क्लियर करके चलें और एक आपका मेन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप बिल्कुल कंफर्म है कि इस सब्जेक्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका मेन पेपर के लिए मेन सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। तो उसकी तरफ भी आप अपना फोकस जरूर रखें। My name is Ujjwal. I'm studying in 11th class by humanities side. My question is that I want to be a hacker in Indian secret services like RAW and more much. So what will I do for that? आपका क्वेश्चन है कि अगर आपको हैकर बनना है इन रॉ या इन इंटेलिजेंस, जो भी हमारी इंडिया की सीक्रेट सर्विसेज हैं उसमें, तो देन आपको क्या करना चाहिए, राइट? सो बेसिकली जो रॉ के या जो आईबी के कहीं पे भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कोई टेस्ट नहीं होता, उनका कोई कोर्स नहीं होता, उनका कोई ऐसे स्पेसिफिक ये नहीं होता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता कि आप ये करो आपके इतने % मार्क्स आएंगे या एक मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे रिक्रूट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं दोज आर ऑल्सो वेरी सीक्रेट। जो वहाँ पे काम करते हैं वो भी बहुत सीक्रेट होते हैं कि वो काम कर रहे हैं,
उनके पेरेंट्स को या उनकी वाइफ को या उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को भी नहीं पता कि वो रॉ में काम कर रहे हैं। तो इस टाइप की वो सर्विसेज होती हैं। एंड देन जो उनकी रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं कि वो रिटायर हो रहे होंगे तब वो बताएंगे कि हाँ हम यहाँ पे काम कर रहे थे, एंड नाउ दे हैव अ चांस कि हम किसी को वहाँ पर सजेस्ट कर दें और तब वो कर ले। बाकी हैकिंग के लिए सबसे पहले एथिकल हैकिंग के कोर्सेज होते हैं बहुत सारे। तुम्हें वाइट हैट हैकर बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें पता होगा वाइट हैट हैकर्स और सारे जो भी बनते हैं, रेड हैट हैकर्स हो गए, सारे बनते हैं। तो वाइट हैट हैकिंग होती है और फिर उसके बाद हमारी जो एथिकल हैकिंग के कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। डिग्री कोर्स ऐसा एज सच कोई नहीं है, डिग्री कोर्स तुम्हें BCA ही लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें सीक्रेट सर्विसेज में ही जाना है तो फिर उसके लिए डिग्री भी मैटर नहीं करती है। बट अगेन रिक्रूटमेंट्स का देर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या देर इज़ नो टेस्ट एज सच इन इंडिया। ओके, थैंक यू। अभी एक क्वेश्चन और हम लोग ले सकते हैं, कोई है? आजकल जैसे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, लाइक AI है, ट्रेडिंग है, तो बच्चे जो हैं उनकी तरफ डाइवर्ट होते हैं। जैसे मेरा भी इंटरेस्ट जो है वो 2 डिफरेंट फील्ड्स में है, लाइक एक इंजीनियरिंग में है एंड सेकंड इज़ फॉर CA। तो मुझे आप लोगों से थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए कि हम कैसे किसी एक चीज़ को लेके, किसी एक फील्ड को लेके फोकस्ड रह सकें। सबसे पहले 2 नाव पर सवार होने वाले हमेशा डूबते हैं। तो यू हैव टू चूज़ एंड फोकस ऑन वन फील्ड। कि सारे एक लिस्ट बना लो कि ये फील्ड है मेरी 2, मतलब एक तो साइंस फील्ड है इंजीनियरिंग एंड देन एक CA फील्ड है। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, हाउ आई कैन डू बेटर इन विच फील्ड। कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगी तो एंड देन देर आर अदर थिंग्स एज वेल कि आगे जाकर 5 साल बाद अगर मान लीजिए मैं 5 साल में CA बन गई, क्योंकि CA का कोर्स बहुत टफ होता है। अब उसमें आपको पहले इंटर के एग्ज़ाम्स हैं, मतलब पहले फाउंडेशन एग्ज़ाम्स हैं, देन इंटर के एग्ज़ाम्स हैं, देन यू हैव उसके बाद आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप जो भी होती है वो करनी होती है। उसके बाद अगेन जो डिग्री मिलती है, उसके बाद फिर तुम्हें MBA का भी सोचना पड़ेगा कि करना है कि नहीं करना है, बिकॉज अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो लोग जो CA की जॉब है वो भी थोड़ी बहुत इधर उधर मतलब हिल रही है। नॉट लाइक कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, पर लोग ऑनलाइन भरने लग गए हैं मोस्टली, जो ITRs वगैरह हैं। देन इंजीनियरिंग में भी स्कोप कितना है, क्या है, सैलरी कितनी मिल रही है, एवरेज सैलरी, क्योंकि 5 साल बाद तुम अपने आप को इकोनॉमिकली भी जज करने लगोगे, तो तुम्हें इकोनॉमिक फैक्टर को भी अपने साथ लेके चलना पड़ेगा कि CA में क्या मुझे इनकम मिल रही है, क्या मेरी इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी, या एज एन इंजीनियर मेरी क्या इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी, मुझे क्या सैलरी मिल रही है, आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए खुल जाएंगी या बंद हो जाएंगी। क्योंकि अगर तुम एक फील्ड को चूज़ करते हो ऐसे आफ्टर 12th, तो तुम्हारी कुछ फील्ड्स बंद भी हो जाती हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। तो सबसे पहले यू नीड सेल्फ एनालिसिस, खुद पे एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या कुछ प्रोज कॉन्स किस चीज़ के हैं, मेरे क्या प्रोज कॉन्स हैं, मेरी थिंकिंग क्रिटिकल है, लॉजिकल है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो किस बेसिस पे काम कर रही है। वो सब एक अपनी लिस्ट बनाओ, एनालिसिस करो, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद के साथ थोड़ा टाइम बैठो और फिर एक ही फील्ड पर फोकस करो। दोनों फील्ड्स पर फोकस नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, और कोई भी फील्ड में फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका जो कन्फ्यूजन है वो नो डाउट आपने कहीं ना कहीं अपने आप ही इनवाइटेड कर लिया कि जब आपका इस चीज़ का क्लियरेंस था कि आप अच्छी CA बन सकती हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ ये डिस्कशन करना चाहिए था, हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए था कि मैं CA ही करना चाहती हूँ और इस फील्ड में मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं अच्छे से अपने करियर को ऑप्ट कर सकती हूँ और उसको सेप दे सकती हूँ। अब अभी भी आप कहीं ना कहीं एक डिलेमा में हैं कि आप इंजीनियर बने या आप एक CA बने। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने बताया कि आप अपने सेल्फ एनालिसिस करें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। किसी भी रास्ते को चेंज करना
दूसरों के द्वारा चेंज करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम खुद से चेंज करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो अभी समय है, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें और अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करें, क्योंकि फाइनली पढ़ना आपको है, कैरियर अचीवमेंट आपकी है। पेरेंट्स, हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, बट क्या हम सभी वही फील्ड या हम वही पोस्ट ले पाते हैं? हमारे पास लगभग 66% हमारी यूथ की जनरेशन है, पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में। तो क्या सभी वो बनेंगे? सीए की लिमिटेड सीट्स होती हैं, शायद 1-2% कहीं अगर माने तो हो सकता है वो पॉइंट्स में हो। आईएएस क्लियर करते हैं तो आईएएस का भी हमारे पास कितनी, पहले 1000-1200 वैकेंसीज हुआ करती थी, अब वो आके 700-800 पे आ गई हैं। तो कंपटीशन टफ है। तो आप एक बार अपने आप में एनालिसिस करें और अपनी जर्नी को एक बार देखें, दोनों फील्ड को, इंजीनियरिंग के भी देखें और उसके भी देखें, जिसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट है। तो कभी भी देर नहीं होती, अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है, आप ज़रूर करें और अपना गोल अचीव आप ज़रूर कर लेंगे। 11th में अपनी स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आगे जाके रियलाइज़ करते हैं कि और भी बहुत सारी प्रोफेशनल ऐसी होती है जो कि हमारी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। जैसे लाइक आस्था मैम से गेट टू नो डेट आई हैव टू डू लॉ, बट उनको पहले नहीं पता था। जब उन्होंने चीज़ सोचा, उन्होंने लॉ की प्रिपरेशन करी, तो उन्होंने अपना स्ट्रीम चेंज करा। तो जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो स्ट्रीम चेंज करने में ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा हमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं होता, अपने ओपिनियंस फॉर्म नहीं करने होते, एक तरह से बोला जाए तो, कि हाँ ये वैल्यूज़ हैं, ये फॉर्मूला है, आंसर आ जाएगा। बट जब हम ह्यूमैनिटीज़ की कोई फील्ड पढ़ते हैं या हम लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत कुछ सब्जेक्टिव है कि हाँ ये वाला सेक्शन भी है, ये वाला आर्टिकल भी है। तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सब्जेक्टिव अप्रोच में जाते हैं तो एक दिक्कत आती है। मेरे साथ जो दिक्कत, मेरा लाइक डिग्री स्टार्टेड इन 2020, तो उस टाइम कोविड टाइम भी था एंड द एग्ज़ाम्स वर ऑब्जेक्टिव। तो इन द इनिशियल ईयर्स मेरे को थोड़ी उससे हैबिचुअल मैं हो गई थी कि मुझे कितना पढ़ना है और कैसे सब्जेक्टिव पढ़ना है, बट द एग्ज़ाम्स वर इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो दैट वाज आई वुड से कि एक ऐसी एक एडवांटेज थी मेरे लिए। बाकी उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई। फिर वी स्टार्टेड टू आस्क टीचर्स, जो हमारे लीगल टीचर्स हैं कॉलेज में, लॉ प्रोफेसर्स हैं, उनसे कि मैम आंसर लिखना कैसे है। देन दे टोल्ड अस अ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ राइटिंग। तो मेन जो प्रॉब्लम थी राइटिंग में थी, देन अंडरस्टैंडिंग में भी, क्योंकि जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ा है, हिस्ट्री भी था हमारा, लीगल हिस्ट्री, तो उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, पूरी एक टाइमलाइन होगी, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। अगेन इन द केसेस एज वेल, जब हम लीगल केसेस पढ़ते हैं उसमें भी सेम यही होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो उसका थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट अगेन अगर तुम किसी चीज़ को करना ही चाहते हो कि तुम्हें करना ही ये है, तो फिर उन प्रॉब्लम्स को पार करना पड़ता है। अपनी जो थोड़ी अप्रोच है, अपना माइंडसेट है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है। देयर इज़ नो मच ऑफ प्रॉब्लम, बट हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके साथ ही हीरा पब्लिक स्कूल समालखा में जो स्थित है, उसके बच्चों को सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और सुभारती टीवी की तरफ से, और साथ ही मेरे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उन सब की तरफ से भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार अब फिर ये कहूँगा कि अब समय आ गया है आपके चेहरों पे मुस्कान का, और जो बहुत देर से आप बोलने की एनर्जी रोके हुए हैं उसको यूज़ करने का। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।